वो चिल्लाती गई पर वो नहीं रुका। भाग फर्स्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं आपके लिए एक अलग कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मनीषा है, जो अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी। उसकी शादी विनय नाम के लड़के से होने वाली होती है और जब वो विनय से पहली बार मिली तो उसे विनय बहुत शांत स्वभाव का लगा, जो ज़्यादा नहीं बोलता, पर बोलता तो मनीषा की थोड़ी सी तारीफ ज़रूर करता, जो मनीषा को अच्छा लगता। और एक बात थी, विनय उसे बहुत प्यार से देखता, जो मनीषा को पसंद आया। वैसे विनय एक बिजनेसमैन था और अच्छा खासा पैसे कमाता था, तो मनीषा और उसके घर वालों को सब पसंद आया और रिश्ता पक्का कर दिया। धीरे धीरे मनीषा और विनय के बीच मीठी मीठी बातें होती, जो शादी से पहले होनी आम बात है। समय बीतता गया और आ गया वो दिन जिसका विनय और मनीषा को इंतज़ार था। शादी की रस्में शुरू हुई, सब एक के बाद एक रस्में चलती गईं। विनय ने मनीषा के साथ 7 फेरे लिए और उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहनाया। दोनों की शादी हो गई और मनीषा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ। दोनों ने दुल्हा दुल्हन की खेल खेलने वाली रस्में भी हुई। फिर अचानक विनय ने कहा कि चलो अब मैं और मनीषा हमारे फार्म हाउस पर चलते हैं। पर वो ये सोच के खुश होने लगी और थोड़ी शर्माने लगी कि विनय ने शायद वहाँ सुहाग रात का प्रबंध किया होगा। फिर दोनों अपना सामान लेकर विनय की गाड़ी में चल पड़े। रास्ते में विनय मनीषा का हाथ बार बार चूमता रहा और उसकी शादी की मेहंदी की खुशबू और सुंदरता की तारीफ करता। फिर दोनों फार्म हाउस पहुँचे और विनय उसे अंदर ले गया। देखने में ये घर काफ़ी बड़ा था। विनय उसे अपने कमरे में ले गया और उसे बिठाया और विनय भी उसकी बगल में बैठ गया। विनय मनीषा को बस देखे जा रहा था और धीरे धीरे वो मनीषा को चूमने लगा, उसके गालों पर, माथे पर। मनीषा के होठों को चूमने लगा और मनीषा भी उसका साथ देने लगी, जो मनीषा को अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। फिर विनय की चुंबन बढ़ने लगी और विनय मनीषा के कपड़े निकालने की कोशिश करने लगा और वह उसे निकालने में सफल रहा। मनीषा अपने शरीर को छुपा रही थी और थोड़ी डर गई थी। फिर विनय ने ऐसा किया जो मनीषा देखकर दंग रह गई। विनय ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और पूरा नंग हो गया और मनीषा के साथ ज़बरदस्ती संभोग करने की कोशिश करने लगा। मनीषा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मनीषा के हाथों को पकड़ लिया और इतना जोर से कि कोई भी लड़की विरोध ना कर सके। तभी विनय के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि मनीषा के होश उड़ गए। विनय ने उसे कहा कि मुझे सेक्सुअल एडिक्शन डिसऑर्डर है और तुम मुझे चुपचाप जो चाहूँ करने दो, क्योंकि अब तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। और फिर उसने मनीषा से ज़बरदस्ती संभोग करना चालू कर दिया। मनीषा को रोना आया और वो रोने लगी, दर्द से चिल्लाने लगी। पर विनय को ऐसी मानसिक बीमारी थी कि जितना कोई लड़की चीखे उतना उसे जोश बढ़ता। तकरीबन 2 घंटे तक वो संभोग करता रहा और उसे ना जाने संतुष्टि भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में जो ख्यालों की बीमारी थी वो उसके शरीर को हैवान बना चुकी थी। फिर उसे चर्म सुख मिला और वो उसके बाजू में लेट गया और हैरानी की बात ये थी कि वो चर्म सुख की प्राप्ति के बाद अपने किए गए दुष्कर्म को बिल्कुल भूल गया और मनीषा से बात करने की कोशिश करने लगा। मनीषा उसे करीब नहीं आने दे रही थी, बस रोए जा रही थी। पर इधर विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पूरे बिस्तर पर खून था और वो खून देखकर मनीषा को पूछने लगा, ये कैसे? मनीषा ने उसे गुस्से से कहा, नाटक बंद करो और दूर रहो मुझसे। तभी विनय ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? देखो मनीषा, हाँ एक बात बोलनी है। तुमसे शायद मेरा व्यवहार कुछ गलत रहा हो या यूँ कहूँ कि मेरी बीमारी तुम पर हावी पड़ी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तुम बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छूने वाला, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और मेरी इस बीमारी में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मनीषा ने कहा कि उसे कुछ नहीं सुनना, पर विनय ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। तुम पूरी रात सोचो और हाँ, कल मैं तुम्हें मेरे काउंसलर के पास ले जाऊँगा, पर एक मौका तो दे दो। पूरी रात बीत गई और विनय मनीषा दोनों रो रहे थे। जी हाँ, विनय को असल में कुछ याद नहीं रहा था और वो मनीषा को देखकर रोए जा रहा था। सुबह हुई और विनय ने मनीषा से पूछा कि काउंसलर के पास चलते हैं, तो मनीषा ने कुछ नहीं कहा। विनय ने उसे कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी वही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। एक बार आओ तो सही, फिर तुम जो कहो वो मैं मान लूँगा। जेल भी चला जाऊँगा, या यूँ कहो कि अभी मैं आत्महत्या कर देता हूँ। मुझ जैसे को जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी बीमारी को लेकर जीना, उससे अच्छा मर जाना। तभी मनीषा तैयार हुई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि विनय की असल में सच्चाई क्या है। दोनों काउंसलर के पास पहुंच गए और मनीषा ने काउंसलर को सारी बात बताई। उस पर काउंसलर ने विनय को डांट दिया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे काउंसलिंग करे बगैर शादी मत करना। विनय, बस चुप रहो और सर नीचे झुकाए बैठे रहो। तभी काउंसलर ने मनीषा को पूर्ण बात बताई। काउंसलर, देखो मैडम, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, जिसके लिए माफ़ी तो क्या सज़ा भी कम पड़ जाए। मैं समझ सकता हूँ कि एक औरत या लड़की को शारीरिक घाव पड़ते हैं तो उसकी असर उसकी ज़्यादा मानसिक स्थिति पर पड़ती है। देखो, अब खुल के बताना चाहूँगा, पर एक मिनट विनय, आप ज़रा बाहर जाएंगे। मुझे आपकी पत्नी से अकेले में बात करनी है। विनय, मुझ पर विश्वास रखिए। विनय बाहर चला जाता है। देखिए मैडम, विनय को एक तरह की मानसिक बीमारी है जो उसके लिए और किसी भी स्त्री के लिए बहुत ख़राब और हानिकारक है। अब जो कल रात हुआ है, इसमें तो कोई भी स्त्री विनय से दूर रहना चाहेगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहेगी, पर आप उससे कहने पर अगर यहाँ आई हैं तो अब आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, विनय को एक अजीब सी बीमारी है। ऐसी बीमारी जैसे अगर वो थोड़ा सा भी अगर किसी स्त्री के साथ या मानो अपनी पत्नी के साथ कोई अच्छे पल बिताने की सोचता है, या कोई ऐसा वक्त जब आप दोनों अकेले हों जैसे कल रात की सुहाग रात, तो उसके दिमाग में शीघ्रता से कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है और उसके मन में शारीरिक संबंध के विचार आते हैं और हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जो उसे सेक्सुअल एडिक्ट बनाता है कि कितना भी करे उसे कम ही लगेगा। दिमाग के विचार जो उसे सेक्सुअल एक्टिविटी करने को बहुत हावी करते हैं और असर पूरी शरीर पर दिमाग में चले विचारों से होता है, जिसे दिमागी बीमारी भी कह सकते हैं। ऐसी बीमारी जिसमें एक बार अगर किसी की संतुष्टि हो जाए या उसके वो विचार हावी होने ना बंद हों, तब तक उसे कुछ नहीं सूझता। और हैरानी की बात यह है कि संतुष्टि मिलने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो विचार बस पल में बंद हो जाते हैं। जैसे ही गुस्सा इंसान को आता है और एक पल में इंसान शांत हो जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए। वो पहले मुझसे इसके बारे में कई बार बात करने आया था। उसकी ट्रीटमेंट चालू है और मैंने उसे एक दवाई भी दी थी, जिससे उसे अगर ऐसे विचार आए तो तुरंत वो दवाई खा ले, जिससे विचार काबू में हो और हार्मोन ज़्यादा एक्टिव ना हो। और इसलिए मैंने उससे कहा था कि मुझे कंसल्ट किए बिना किसी भी शादी ना करे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं उसके साथ और उसकी बीवी के साथ एक काउंसलिंग सेशन करना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको उसके बारे में बताता और एक अलग रास्ता निकालता। जी हाँ, सही सुना आपने, उसके इलाज का रास्ता है। उसका इलाज है जो सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। कल रात के बारे में देखिए, विश्वास रखिए, अगर आप इतना धैर्य से सुन रही हो तो थोड़े सवाल जवाब करना चाहूँगा, अगर इजाज़त हुए तो। काउंसलर ने मनीषा से कहा कि उस रात हुई घटना के बारे में और विनय की तबीयत के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ।
मनीषा ने कहा, मैं बहुत सुन चुकी, अब मुझे नहीं जानना और ना ही किसी भी सवाल का जवाब देना है। काउंसलर, देखिए मैं समझ सकता हूँ, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी आसानी से आपने ना कह दिया। पता है क्यों? क्योंकि इंसान के पास कुछ भी सुनने से इनकार करने के लिए बहुत से कारण होते हैं, पर सुनने के लिए बस थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। हाँ, आपने कल रात से बहुत धैर्य रखा और यहाँ तक आई भी, बस ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। तो पूरी सच्चाई सुन लीजिए, थोड़ी बात कर लीजिए। मनीषा ने कहा, जी पूछिए, क्या पूछना है? जी शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। मनीषा ने कहा, आपने इन्हें क्यों बुलाया? काउंसलर ने कहा, देखिए अब बात जितनी आमने सामने ही उतना बेहतर है आप दोनों के लिए। काउंसलर बोला, देखिए आप ज़रा शुरुआत से बताएंगे कि कल रात क्या हुआ? कि आपको इस कहानी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।